गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी। अच्छा। आशा करता हूँ कि आप सभी अपने घर पे सेफ होंगे, क्योंकि आपको भी पता है कि आज के टाइम पे बहुत भयानक महामारी फैली हुई है जो पूरे विश्व में फैली हुई है। आप सभी को पता है जैसे कोरोना जैसी महामारी फैली हुई है, इसलिए घर में रहे, सुरक्षित रहे, प्रॉपर सैनिटाइजर का यूज करते रहे, अपने बुजुर्गों का ध्यान रखें। चलो अब बात करते हैं पढ़ाई की। जैसा कि आप सभी को पता है कि सरकार के द्वारा आदेश मिला है या आदेश दिया गया है कि बच्चों को क्यों ना घर पे पढ़ाया जाए। ठीक है, तो मेरा सब्जेक्ट, मैं अमित कुमार G++ मेहराना से झज्जर आपको रिटेल सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, जिसके अंदर सबसे पहले हम देखेंगे रिटेल सब्जेक्ट होता क्या है, रिटेलिंग होती क्या है। रिटेलिंग एक ऐसी व्यवसायिक प्रक्रिया है जिसके अंदर हम ग्राहक की आवश्यकता के अनुसार हम अपने प्रोडक्ट्स रिटेलर ग्राहक तक पहुंचाता है, जिससे ग्राहक अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। ठीक है जी। अब बात करते हैं हम रिटेल कितने प्रकार की होती है। रिटेल दो प्रकार की होती है, पहली अनऑर्गेनाइज, दूसरी होती है ऑर्गेनाइज। अनऑर्गेनाइज रिटेल होती क्या है, जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, अनऑर्गेनाइज में हमें एक दुकान दिखाई दे रही है जो हमारे आस पड़ोस में दुकान खुली होती है। ऑर्गेनाइज जैसे नाम से ही पता लग रहा है कि ऑर्गेनाइज, जैसे फोटो में आप देख रहे हैं कि सब सामान प्रॉपर वे में हर तरह से रखा हुआ है, उसे हम ऑर्गेनाइज रिटेल कहते हैं। अब बात करते हैं ऑर्गेनाइज रिटेल का मतलब क्या होता है, उसका अर्थ क्या है। ऑर्गेनाइज रिटेल एक ऐसा व्यापार जो दो या दो से अधिक व्यक्तियों के द्वारा शुरू किया जाता है, जो कानूनी तौर पर मान्य होता है, साथ ही इसके अंदर कानून के द्वारा निर्धारित किए गई शर्तें व रूल रेगुलेशंस को पूर्णतः से उनका प्रयोग किया जाता है, जिससे उन्हें एक लीगल लाइसेंस मिलता है, जिससे वे अपने व्यापार को अच्छे से चला पाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम देखते हैं बिग बाजार, इजी डे, शॉपिंग मॉल्स, बहुत और भी बहुत सारे हैं, जैसे सिनेमा हॉल्स हैं, बहुत से हैं, जैसे आपने देखे होंगे काफ़ी हैं जिसमें लाइसेंस वगैरह, रेस्टोरेंट्स वगैरह होते हैं, जैसे आप फोटो में देख पा रहे हैं, जैसे बिग बाजार है। ठीक है जी। अब बात करते हैं अनऑर्गेनाइज की। अनऑर्गेनाइज वो होते हैं जो दो या दो से अधिक व्यक्तियों के द्वारा शुरू किया जाता है, लेकिन ये कानूनी तौर पर मान्य नहीं होता। ठीक है, उदाहरण के लिए हम देखें तो हमारे आस पड़ोस में जितनी दुकानें हैं, जैसे परचून की दुकान होगी, लोकल बनिया दुकान होगी, ठीक है जी, कोई रेडी वाला आ गया, सब्जी वाला आ गया, कोई फ्रूट्स बेचने वाला आ गया, कोई जूस बेचने वाला है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि वो अनऑर्गेनाइज रिटेल होती हैं जिनके पास कानूनी तौर पर लाइसेंस नहीं होते, उनमें उनके ऊपर सरकार का कोई भी अधिकार नहीं होता। जैसे आप फोटो में देख पा रहे हैं, आपके आस पड़ोस में भी दुकानें होंगी जिसपे सब कुछ सामान अस्त व्यस्त पड़ा मिलता है, उन्हें हम अनऑर्गेनाइज रिटेल कहते हैं। अब बात करते हैं इनके बीच में डिफरेंसेस, इनके बीच में अंतर क्या क्या होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मीनिंग के बारे में। जैसे कि मीनिंग में पता लगा है, ऑर्गेनाइज रिटेल का मतलब होता है कि कानूनी तौर पर मान्य होता है। इसी तरह से इसमें जो एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है रोजगार का के कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, फिक्स होती हैं, जैसे कि उनको हम कैसे हायर करें, उनके लिए कुछ क्वालिफिकेशंस भी निर्धारित की जाती हैं। ये नहीं है कि कोई भी अनपढ़ व्यक्ति या फिर जिसके अंदर कोई भी कौशल नहीं है उसको ऑर्गेनाइज रिटेल अपन ले सके। ठीक है, स्टोर में काम कर सके, ऑर्गेनाइज रिटेल या सेक्टर में काम कर सके। इसके अलावा जो अनऑर्गेनाइज होते हैं उसके अंदर कोई भी व्यक्ति, चाहे वो अनपढ़ हो चाहे कैसा भी हो, वो काम कर लेता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम गवर्नमेंट बाय। इसमें क्या होता है कि जितने भी गवर्नमेंट्स के रूल रेगुलेशंस होते हैं वो ऑर्गेनाइज सेक्टर पर या ऑर्गेनाइज सेक्टर इनको मानता है। जैसे कि एम्प्लॉयज को पीएफ एक्ट होता है, कुछ एक्ट्स हैं जो कि एम्प्लॉय के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। ठीक है, जिसमें एम्प्लॉय का फायदा होता है बहुत से ज़्यादा। लेकिन अब दूसरी तरफ देखें हम तो अनऑर्गेनाइज में कुछ भी एक्ट नहीं होते, सरकार का कोई भी इसमें लेना देना नहीं, कोई शर्त नहीं मानते। ठीक है, अब बात है गवर्नमेंट रूल। ये गवर्नमेंट रूल को अच्छे से स्ट्रिक्टली फॉलो अप करते हैं,
और अनऑर्गेनाइज में देखें तो ये बिल्कुल भी नहीं करते। ठीक है, अब बात करते हैं ये इनको रेगुलर सैलरी मिलती है, इनको रेगुलर सैलरी नहीं मिलती, क्योंकि आपको ही पता है कि बिना पैसे के भाई घर तो चल नहीं देता तो है नहीं। तो ऑर्गेनाइज के अंदर क्या करते हैं कि ये प्रॉपर सैलरी टाइम टू टाइम देते हैं। इसके उपरांत या इसके अलावा ये अनऑर्गेनाइज वाले बिल्कुल भी सैलरी टाइम टाइम नहीं देते, ये डेली बेसिस देते हैं। डेली बेसिस का मतलब होता है दिहाड़ी, जो दैनिक दिहाड़ी होती है उसके हिसाब से देते हैं। ठीक है जी, अब बात करते हैं जॉब सिक्योरिटी। हाँ, जॉब सिक्योरिटी ऑर्गेनाइज के अंदर बहुत ज़बरदस्त है, ये आपको हटा नहीं सकते जल्दी से, क्योंकि ये आपको स्किल, आप कौशल होंगे, आपको अच्छे से आपकी योग्यता के अनुसार आपको काम देते हैं, इसी तरह से आप उनको अपना आउटपुट भी देते हैं। ठीक है, इसमें इनको जॉब सिक्योरिटी होती, आज है कल नहीं है, आपको कुछ भी नहीं कह सकते आप उनको। ठीक है, अब बात इसी तरह से इसमें काम की बात करते हैं हम। इनमें ओवर टाइम, जैसे आपको ही पता है कि सरकार ने ओवर टाइम निर्धारित किया हुआ है कि आप कब से कब तक काम कर सकते हैं। जैसे 8 घंटे का टाइम होता है। ठीक है, अब अगर आप 8 घंटे के अलावा अगर काम करते हैं ना तो आपको एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं। अब देखते हैं कि ऑर्गेनाइज के अंदर अनऑर्गेनाइज में इसमें फर्क क्या क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, ओवर टाइम अगर आप ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर ओवर टाइम करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा पैसे दिए जाते हैं। ठीक है, लेकिन अनऑर्गेनाइज के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। अब जैसे सैलरी टाइम टू टाइम, जैसे अब इसमें क्या होता है सैलरी ऑफ वर्कर्स, इसमें क्या है कि सैलरी जो गवर्नमेंट ने निर्धारित की हुई है उसके हिसाब से आपको सैलरी दी जाएगी, मिनिमम से मिनिमम सैलरी के हिसाब से आपको दी जाएगी। और अनऑर्गेनाइज के अंदर ऐसा कुछ होता ही नहीं है, वो जो भी मालिक है उसके हिसाब से उसको सैलरी दी जाएगी। अब कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ प्रोविडेंट फंड बाय द एम्प्लॉयर, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि इसके अंदर क्या होता है कि ये है कुछ एम्प्लॉयर और कुछ एम्प्लॉय के द्वारा इकट्ठा किया हुआ पैसा होता है, जो हर महीने कुछ एम्प्लॉयर पैसा देता है, कुछ एम्प्लॉय देता है, इकट्ठा करके वो बैंक में जमा होता है। वो एज ए सिक्योरिटी जमा होता है, किसके लिए, एम्प्लॉय के लिए, जो अपनी जरूरत के हिसाब से वो बाद में पैसा निकाल सकता है, एम्प्लॉय। ठीक है जी, इसमें क्या है एम्प्लॉय का फायदा होता है, ये एम्प्लॉय के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है। इसका फायदा यही है, इस और ऑर्गेनाइज के अंदर ऑर्गेनाइज ये फैसिलिटी बहुत अच्छे से देती है, लेकिन अनऑर्गेनाइज ये फैसिलिटी नहीं देती। अब बात करते हैं इंक्रीमेंट इन सैलरी। हाँ, पैसा बहुत जरूरी है। अब कोई बंदा पिछले 10 साल से एक जगह पे काम कर रहा है, उसको 18,000 दिए जा रहे हैं, ये भी गलत बात है। ऑर्गेनाइज के अंदर क्या है कि इनको इनकी सैलरी टाइम टाइम बढ़ती रहती है, और अनऑर्गेनाइज के अंदर बहुत ज़्यादा रेयर होता है कि सैलरी बढ़े, बहुत रेयर होता है। ठीक है, बेनिफिट्स, इसमें बेनिफिट्स एम्प्लॉय ऑर्गेनाइज के अंदर क्या होता है कि एम्प्लॉयज को बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स, जैसे हेल्थ चेकअप, इनका टाइम टाइम हेल्थ चेकअप किया जाता है। इनको ट्रैवलिंग के लिए ट्रैवलिंग के लिए कंपोजिशन से दिए जाते हैं। पेंशन्स फैसिलिटीज होती हैं, अगर जॉब करने के बाद अगर आप रिटायरमेंट हो जाते हैं तो आपको पेंशन की सुविधा भी दी जाएगी, जिससे आपका बुढ़ापा और अच्छे से कट पाए। ठीक है जी, इससे क्या है कि कहीं ना कहीं ये अपने एम्प्लॉय का ध्यान रखते हैं, काम होने के बाद भी, उसका रिटायरमेंट होने के बाद भी उसका अच्छे से ध्यान रखते हैं। अनऑर्गेनाइज में ये इसका बिल्कुल उल्टा है, इसमें इनका कोई बेनिफिट नहीं, कोई भी ये कुछ फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कराते। और भी काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे ये इनकी कोई सैलरी नहीं होती, कोई हेल्थ चेकअप वगैरह नहीं कराते, ये कुछ नहीं है, तो इसलिए। ठीक है जी, अब बात करते हैं कुछ पर्टिकुलर डिफरेंसेस हैं। जैसे अब बात कर रिटेल, ऑर्गेनाइज रिटेल और अनऑर्गेनाइज रिटेल के अंदर, जैसे वैरायटी ऑफ आइटम्स। वैरायटी ऑफ आइटम्स का हमारा मतलब है प्रोडक्ट से। ठीक है जी, जो रिटेल्स आउटलेट्स होते हैं उनके अंदर प्रोडक्ट्स बहुत सारे होते हैं, बहुत ज़्यादा वैरायटी में क्वालिटी में आपको मिल जाएंगे, और इसमें लिमिटेड होते हैं। ठीक है, और इसमें साइज आउटलेट काफ़ी बड़ा होता है, ये छोटा सा होता है। ठीक है, जैसा आपने भी देखा होगा कि बिल्कुल छोटे से उसमें बना लेते हैं कि कमरे में कोई भी दुकान खोल के बैठ जाता है, आपके आस पड़ोस में भी होगी जैसे कोई भी। और अब साइज ऑफ एम्प्लॉय, हाँ अगर साइज में बड़ा है, ठीक है, वैरायटी भी ज़्यादा है, साइज में बड़ा है, तो ऑब्वियसली और ज़रूरी है कि भाई एम्प्लॉय भी ज़्यादा हो, क्योंकि बहुत बड़ा स्टोर है तो इसलिए साइज में भी काफ़ी बड़ा होता है। इसके ऐसे ही ये है, ये साइज में बहुत ज़्यादा छोटा होता है। ठीक है, अब कैपिटल रिक्वायर, कैपिटल होती है पैसा।
सब कुछ किस चीज पे टिका है? पैसे पे। आपके पास पैसा नहीं है तो आपके पास बिजनेस भी नहीं हो सकता। अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन अच्छा बिजनेस करना है तो आपको अच्छे से पैसा भी चाहिए। ये नहीं है कि पैसा आपके पास नहीं है, पैसा आपके पास, कुछ पैसा आप लगाओ, कुछ सरकार लगाएगी, इसमें आप सरकारी बेनिफिट कर रही है अब तो, क्योंकि भारत एक विकासशील देश है तो इसके लिए सरकार भी पूरा बेनिफिट दे रही है अपने अपने सिटीजन्स को कि अपना बेनिफिट करो। और इसमें अनऑर्गेनाइज में क्या होता है, इसमें थोड़े से पैसे में भी आप काम कर सकते हैं। अब एम्प्लॉयमेंट टर्म्स होती हैं, कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे रेगुलर होते हैं तो ये ठीक है, इन पे गवर्नमेंट का रूल रेगुलेशंस होता है, ये कोई रूल रेगुलेशन नहीं होता, ये रेगुलर ही नहीं होते, इनका आज है कल नहीं है। अगर आप आज जा रहे हो कल आप जाओगे तो कह देंगे कल से छुट्टी है भाई तेरी, ठीक है। स्टाइल, ये कोऑपरेटिव स्टाइल में बात करते हैं। कोऑपरेटिव का मतलब होता है पूरा व्यावसायिक, उसमें अच्छे से प्रोफेशनल तरीके से बात करते हैं, उनका पहनने का, बैठने का, कपड़े पहनने का, बोलने का, अलग सबका अलग अलग तरीका होता है, ठीक है। इसमें बस सेल करनी है, चाहे खुद कैसा भी हो, अपनी चीज़ को चाहे गलत सलत कुछ भी चीज़ दे दे, चाहे वो बेचना है बस इसको, इससे कोई मतलब नहीं है इसका एम्प्लॉय नहा के आया, शेव करके आया, इसको कोई मतलब नहीं होता, बस सीधा डायरेक्ट इसको सेल करनी है, दैट्स इट। अब नेटवर्क, ऑर्गेनाइज जो नेटवर्क होता है इनके आपने देखा हुआ काफ़ी ब्रांचेज होती हैं, जैसे बिग बाजार है, इजी डे वगैरह है, हल्दीराम है, KFC, काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिनके एक से दूसरे शहरों में काफ़ी संख्या में आउटलेट्स होते हैं जो इधर से उधर काम करते हैं, जो अलग अलग शहरों में भी अपने जो सर्विसेज हैं, अपने प्रोडक्ट्स हैं वो ग्राहक तक पहुंचाते हैं। और ये होते हैं सिंगल एक ही जगह पे, लोकल कम्युनिटी के अंदर ही होते हैं, लोकल एरिया के अंदर ही होती हैं, वहाँ के लोगों की ज़रूरतें वो पूरा करते हैं। अब बात करते हैं कंक्लूजन की। कंक्लूजन, निष्कर्षण ये निकलता है कि जैसा आपने भी देखा होगा, सुना भी होगा कि इसमें से बेस्ट कौन सा है। तो इसमें से सब जैसे हम पहले देखते हैं कि इसमें फैसिलिटीज क्या क्या है, जैसे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या कौन कौन से सेक्टर्स होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करते हैं, जैसे फैक्ट्रीज हो गया, ठीक है जी, इंटरप्राइजेस हो गया, इंडस्ट्रीज हो गया, स्कूल्स हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, ये ऐसी चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट्स, ये कुछ एक कम ऐसे हैं जो, ये तो बहुत कम हैं, इससे तो काफ़ी कंपनियां ऐसे जो गवर्नमेंट्स के अंडर में काम कर रहे हैं, लेकिन ये गवर्नमेंट के भी, ये कुछ हैं जो गवर्नमेंट्स के भी फायदे ले रहे हैं और अपने काम को अच्छे से बखूबी कर भी रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा जैसे हम बात करते हैं क्लिनिक्स हो गए हैं, जैसे ऑफिसेज हो गए हैं, ठीक है, शॉप्स हो गई हैं जैसे, तो ये कुछ ऐसे हैं जो प्रोफेशनल तरीके से, फॉर्मल तरीके से काम भी करते हैं और अपनी जो फैसिलिटीज हैं वो ग्राहक तक प्रॉपर वे में पहुंचा रहे हैं। अब दूसरी तरफ बात करें, साथ ही ये एक फॉर्मल लाइसेंस भी इनको मिल जाता है जिससे वो अपनी फैसिलिटीज अच्छे से प्रोवाइड करा सकते हैं ग्राहक को। अब दूसरी तरफ हम देखें अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर होते हैं, दिहाड़ी मजदूरी वाले बंदे होते हैं, लोकल वर्कर्स होते हैं, ठीक है, ये काम अपने गलियों में करते हैं और साथ ही में थोड़ा काम करते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट फैलाते हैं, साथ के साथ गवर्नमेंट का कोई रूल रेगुलेशन नहीं होता जिससे अनएम्प्लॉयमेंट फैलती है और जो गवर्नमेंट की जितनी फैसिलिटीज हैं ये उनसे वंचित रह जाते हैं, इनको अच्छे से बेनिफिट नहीं मिल पाता, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ पाया और समझ गए होंगे। इसके साथ धन्यवाद। मैं अमित कुमार, G++ मेरडान झज्जर से। सेफ रहें, सुरक्षित रहें। आपको सभी को पता है कि कोरोना जैसी महामारी है, अपने घर में रहें, बाहर नहीं जाना है। आप सभी को हाथ जोड़ के कहता हूँ घर से बाहर ना निकलें, जो भी आता है अपने ऑनलाइन पढ़ो, हम सब आपके साथ हैं। जय हिंद, जय भारत।